Hello friends, welcome back to our channel UPSC Decode. Generally, everyone gets tired of reading pages after pages of history and forgetting it the next day. But there is a way to not just understand ancient history, but to actually visualize it and imprint it for the longer period of time in your own mind. For the longest time, I have provided the detailed notes and I think they were good based upon your feedback. But based on the latest pedagogical research, I am leveling up. I will teach all the concept through mind maps first. I will explain all the mind map so that it will be easy for you to understand the concept in simpler language. And in last, I will provide you the details in the notes format. Because UPSC is not just about mugging up the things. It's about analyzing, interlinking, and writing the coherent answers. This new method doesn't just give you information. It trains your brain to think like an actual serious UPSC aspirant. It builds those crucial neural pathways for quick recall during the high pressure exam. And the language of the video will be totally in English for all the students from Hindi medium as well as from the English medium. So let's begin our journey. आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा that will be of Vedic age and the time period of Vedic age is 1500 to 600 BC. But let me tell you one thing. Last video में मैंने काफी डिटेल में आपको टॉपिक डिस्कस किया था द एडवेंट ऑफ आर्यंस. इसमें हमने ये देखा कि आर्यन शब्द का मतलब क्या होता है, इसका ओरिजिन क्या है. फिर उसके बाद हमने देखा कि आर्यंस का जो ओरिजिनल होम था वो कहाँ पे था. फिर आर्यन माइग्रेशन थ्योरी क्या थी, इस पे हमने डिस्कशन किया. फिर इस आर्यन टर्म का गलत इस्तेमाल 19th सेंचुरी अराउंड में कैसे किया गया. फिर हमने दास और दस्यु के बारे में भी काफी डिटेल में डिस्कशन किया. फिर जो एक फेमस बैटल है, बैटल ऑफ 10 किंग्स विच इज ऑल्सो नोन एज दसराजन युद्ध या फिर दसराज्य युद्ध, उस पे भी हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया. अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो वैदिक एज है इसका टोटल टाइम पीरियड है 1500 टू 600 BC और इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक एज एंड द सेकेंड वन इज लेटर वैदिक एज. जो अर्ली वैदिक एज है इसका टाइम पीरियड है 1500 टू 1000 BC और जो लेटर वैदिक पीरियड है इसका टाइम पीरियड है 1000 BC टू 600 BC. तो आज की वीडियो का जो मेन एजेंडा होगा वो होगा अर्ली वैदिक पीरियड. लेकिन आप सिंपली एक बात समझो कि क्या लोगों को ये बात पता है या फिर जनरली क्या आप ये बात जानते हैं कि आज हमारे देश में जो कल्चर, जो रिचुअल्स और जो फिलॉसफी है उसकी फाउंडेशन कहाँ रखी गई थी. तो इस कहानी की शुरुआत होती है एंशिएंट पीरियड से, जिसे हम वैदिक एज के नाम से जानते हैं. अक्सर स्टूडेंट्स को वैदिक एज काफी ड्राई और डिफिकल्ट टॉपिक लगता है और ये जो टॉपिक है इसके लिए मैं 2 वीडियो लेकर आऊंगा और दोनों वीडियो में हम लोग वैदिक पीरियड को शुरू से लेकर एंड तक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से काफी डिटेल में कवर करेंगे. हम समझेंगे कि कैसे अर्ली वैदिक लोगों की लाइफ स्टाइल लेटर वैदिक लोगों से अलग थी. हम बात करेंगे उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उनके सोशल लाइफ, उनके इकोनॉमी और उनके रिलीजियस बिलीव्स के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो अपना जो कि है अर्ली वैदिक पीरियड. तो सबसे पहले डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं अर्ली वैदिक पीरियड. टाइम पीरियड याद रखना है इसका एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 1500 टू 1000 BC. तो इस दौरान जो आर्यंस थे वो सप्त सिंधु रीजन में रहते थे. जो अर्ली वैदिक पीरियड है इस समय जो आर्यंस थे वो किस रीजन में रहते थे, तो वो जिस रीजन में रहते थे उसको बोलते हैं सप्त सिंधु रीजन. तो ये जो सप्त सिंधु रीजन है यहाँ पे आर्यंस सेटल हुए थे, यानी कि आज के पंजाब और इसके आसपास के इलाकों में. इस पीरियड की जो इंफॉर्मेशन है, जो अर्ली वैदिक पीरियड की इंफॉर्मेशन है, ये हमें ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए इसे ऋग्वेदिक एज भी कहा जाता है. जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, तो ऋग्वेद से. इस कारण से इट इज ऑल्सो नोन एज ऋग्वेदिक एज. टाइम पीरियड 1500 टू 1000 BC. अब ये जो सप्त सिंधु है वर्ड, इस सप्त सिंधु वर्ड का मतलब क्या होता है, तो सप्त सिंधु वर्ड का सिंपल मतलब होता है द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, यानी कि 7 नदियों की भूमि. यानी कि 7 नदियां हैं, तो कौन कौन सी वो 7 नदियां हैं, तो इंडस जिसे हम लोग बोलते हैं सिंधु नदी हिंदी में,
झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये टोटल 6 हो गए। फिर एक और रिवर आएगी आपको, सरस्वती रिवर, तो अब ये टोटल हो जाएंगे 7 रिवर। तो इन 7 रिवर वाला जो रीजन था, दिस रीजन इज नोन एज सप्त सिंधु रीजन, यानी कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स, दैट इज 7 नदियों की भूमि। इस रीजन में सेटलमेंट होने की वजह से ही उनका लाइफ स्टाइल जो था वो काफी नोमेडिक और पैस्टोरल था। क्लियर? उनके पास अभी भी कोई परमानेंट घर नहीं था, बल्कि वो अपने ग्रुप्स, जिसे जन कहते हैं, उसके साथ एक जगह से वो दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। क्लियर? और इन्हीं सारे एरियाज में आर्यंस ने सेटल होकर अपनी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाया था। और ये देखो, आप झेलम के बगल में वितस्ता लिखा है, चेनाब के बगल में अस्किनी लिखा हुआ है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में जो नाम है और जो राइट साइड में जो नाम है, राइट साइड वाले जो नेम है ये सारे मॉडर्न नेम है, और इनका जो पुराना नाम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे वितस्ता, अस्किनी, परुष्णी, विपाशा, सुतुद्री। क्लियर? तो लैंड ऑफ 7 रिवर्स, सप्त सिंधु का मतलब होता है द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। क्लियर? तो मैंने जैसे बताया कि इसके बारे में जो मेन इंफॉर्मेशन मिलती है अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, वो हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद जो है वो इस पीरियड की हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसमें 1028 हाइम्स यानी कि सुक्तास, और इसमें 10 मंडल्स, दैट इज सिंपली समझो बुक्स। तो ऋग्वेद में 1028 हाइम्स है और उसमें टोटल 10 मंडल्स है। और इस ऋग्वेद में क्या क्या मिलता है? तो इस ऋग्वेद में हमें ना सिर्फ रिलीजियस बिलीफ्स, बल्कि पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, इन सब कंडीशंस के बारे में हमें डिटेल में पता चलता है। इसमें कई सारे डायलॉग्स, प्रेयर्स और हाइम्स हैं जो उस समय के लोगों के लाइफ स्टाइल को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि आपको पुरुष सूक्त मिलेगा 10th मंडल, इसमें हमें पहली बार वर्ण सिस्टम का जो डिटेल है वो हमें यहाँ से मिलता है। साथ ही ऋग्वेद में आप देखोगे तो दास और दस्यु जैसे टर्म्स का भी जिक्र है, जिससे हमें आर्यंस और नॉन आर्यंस के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का पता चलता है। इसमें दसराजन युद्ध, दैट इज बैटल ऑफ द 10 किंग्स, उसकी कहानी भी शामिल है। इसलिए जब कभी भी अर्ली वैदिक पीरियड की बात होती है तो ऋग्वेद को स्टडी करना काफी जरूरी होता है। इससे हमें उस समय के समाज और उनके स्ट्रगल्स की एक क्लियर पिक्चर मिलती है। यानी कि ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद इज द विंडो इनटू द आर्यन लाइफ एंड सोसाइटी। क्लियर? फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि ऋग्वेदिक, ये साइड से हटके है कि ऋग्वेदिक पीरियड में जो काउ टर्म है, जो एनिमल है काउ, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कारण से इसको मैंने सेपरेट टॉपिक के तौर पे आपको प्रोवाइड किया है। तो ऋग्वेद में काउ के लिए अलग अलग टर्म्स का यूज किया गया है। काउ का जो इंपॉर्टेंस है वो उस समय के सोसाइटी और इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा था। जो टर्म्स आप देखोगे तो गौ, अघन्य, गविष्टि, दुहिता, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स का यूज किया गया है। तो काउ के लिए ऋग्वेद में जो सबसे कॉमनली यूज होने वाला टर्म है वो गौ है। लेकिन इसे सिर्फ एक एनिमल नहीं, बल्कि वेल्थ और प्रोस्पेरिटी का सिंबल माना जाता था। फिर एक और वर्ड है अघन्य। तो काउ को अघन्य भी कहा गया है, जिसका मतलब है नॉट टू बी किल्ड, यानी कि जिसे मारा ना जा सके। इससे उसकी रिलीजियस और सोशल इंपॉर्टेंस का पता चलता है। फिर एक और वर्ड है गविष्टि। गविष्टि का मतलब होता है सर्च फॉर काउस, जो उस समय के वॉर्स का एक मेन रीजन था। ये टर्म उस समय की पेस्टोरल इकोनॉमी को हाईलाइट करता है। फिर एक और वर्ड है दुहिता। दुहिता का लिटरल मीनिंग है द वन हु मिल्क्स द काउ, जो बेटी यानी कि डॉटर के लिए यूज होता था। इससे भी काउ की जो वैल्यू है वो समझी जा सकती है। तो ये वाला भी टर्म आपका क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? अब हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। किसके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में? तो अर्ली वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल लाइफ कैसा था, जो राजनीतिक जीवन था, उस पे हम लोग अब डिस्कशन करते हैं। तो अर्ली वैदिक पीरियड में पावर जो थी वो एक जगह पे सेंट्रलाइज नहीं थी, इट वाज नॉन सेंट्रलाइज्ड। क्लियर? फिर यहाँ पे जो लोग थे वो एक जन के रूप में, एक ट्राइब के रूप में रहते थे, और हर जन का अपना एक लीडर होता था। क्लियर? यानी कि अर्ली वैदिक पॉलिटी कैसी थी? तो इट वाज ट्राइबल एंड इट वाज टोटली नॉन सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी।
अब कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जना, राजन, की असेंबलीज लाइक सभा एंड समिति, एंड देयर इज आल्सो अनदर टर्म दैट इज विधाता. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द जना. जना वाज द कोर ट्राइबल यूनिट, यानी कि जन का मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो एक कॉमन एंसेस्टर या फिर एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जैसे पुरु, भारता, मत्स्य एक्सेट्रा. तो इन सब का जो जिक्र है, जो मेंशन है, वो आपको ऋग्वेद में मिलेगा. इस समय लोग जमीन के नाम पर नहीं बल्कि जन के नाम पे जाने जाते थे. यानी अगर कोई कहता था कि वो पुरु ट्राइब का है तो उसकी पहचान उस ट्राइब से थी, न कि किसी पार्टिकुलर एरिया से थी. क्लियर? अब फिर राजन का क्या मतलब है? राजन, राजन का सिंपल मतलब आप समझो द ट्राइबल चीफ. राजन एक ट्राइबल चीफ था जिसका काम था ट्राइब को युद्ध में लीड करना और ट्राइब के लोगों को प्रोटेक्ट करना. उसकी जो पावर थी वो अनलिमिटेड नहीं थी, इस बात को ध्यान में रखना है. राजन का जो पावर था वो अनलिमिटेड नहीं था, इट वॉज नॉट एब्सोल्यूट. क्लियर? लिमिटेड पावर थी. वो लोगों की इच्छा से चुना जाता था और उसकी पोजीशन हेरिडिटरी नहीं थी, यानी वंशानुगत नहीं था. अगर लोग उसे पसंद नहीं करते थे तो वो उसे हटा भी सकते थे. इसका एक बड़ा रीजन ये था कि इकोनॉमी जो थी वो उस समय पेस्टोरल इकोनॉमी थी, क्योंकि लोगों के पास जमीन का जो ओनरशिप था, जो मालिकाना हक था, वो उनके पास अवेलेबल नहीं था. राजा के पास भी किसी टेरिटोरी पर कंट्रोल नहीं था. उसकी अथॉरिटी लोगों पर थी, किसी जमीन पर नहीं थी. क्लियर? तो जना का क्या मतलब होता है ये क्लियर. राजन का क्या मतलब होता है ये भी क्लियर है. क्लियर? तो अब की असेंबलीज हम लोग देखते हैं. की असेंबलीज का क्या मतलब हुआ? तो असेंबली का मतलब हो गया वॉइस ऑफ द पीपल. राजा को अकेले डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था, उसे दो असेंबलीज की सलाह लेनी होती थी जो इस सिस्टम को डेमोक्रेटिक बनाती थी, सभा एंड समिति. सभा जो था, सभा का देखें हम लोग अगर, तो ये एक छोटे ग्रुप की असेंबली थी जिसमें गांव के बड़े बुजुर्ग दैट इज एल्डर्स और जो इंपॉर्टेंट लोग थे वो इसमें शामिल होते थे. इसका काम राजा को एडवाइस देना और डिस्प्यूट को सुलझाना था. इसे हम लोग काउंसिल ऑफ एल्डर्स भी कह सकते हैं. फिर आता है आपको समिति. समिति का क्या मतलब है? तो ये एक बड़ी असेंबली थी जिसमें पूरे ट्राइब के लोग शामिल हो सकते थे. ये एक ओपन प्लेटफॉर्म था जहां पॉलिटिकल मैटर्स पर डिस्कशन होते थे और राजा को इलेक्ट किया जाता था, उसको चूज किया जाता था. क्लियर? फिर एक और टर्म आपको मिलेगा दैट इज विधाता. अब विधाता का क्या मतलब है? तो ऋग्वेद में विधाता नाम की एक और असेंबली का जिक्र मिलता है जो सबसे पुरानी थी. इट वॉज द ओल्डेस्ट असेंबली. क्लियर? इसका काम रिलीजियस, मिलिट्री और सोशल मैटर्स से जुड़ा हुआ था. इसमें महिलाएं भी शामिल होती थी. ये असेंबली इसलिए जरूरी थी क्योंकि वो राजा को एब्सोल्यूट पावर लेने से रोकती थी. इस दौरान राजा को सिर्फ टैक्स नहीं मिलता था. एक एडिशनल पॉइंट है कि इस दौरान राजा को सिर्फ टैक्स नहीं मिलता था बल्कि लोग उसे बाली दैट इज वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, उसे लोग बाली यानी कि वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन दे देते. तो बाली वर्ड का मतलब आप समझना वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि प्रीलिम्स में ये टर्म पूछ सकता है कि बाली टर्म इज रिलेटेड टू, तो दैट आंसर इज वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन. क्लियर? तो इस सिस्टम को, ये जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है अर्ली वैदिक पीरियड के लोगों का, इसको ट्राइबल पॉलिटी कहा जाता है, जो लेटर वैदिक पीरियड के टेरिटोरियल स्टेट से बिल्कुल अलग थी. जब लेटर वैदिक पीरियड हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम लोग काफी डिटेल में इस समय के भी, यानी कि 1000 बीसी से 600 बीसी का जो टाइम पीरियड है उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे. तो बस मेन पॉइंट में ये आपको बताना चाहता हूं कि जो ट्राइबल पॉलिटी है अर्ली वैदिक पीरियड की, वो बाद के वैदिक पीरियड के टेरिटोरियल स्टेट से बिल्कुल ही अलग थी. तो इनका पॉलिटिकल लाइफ कैसा था ये हमने डिस्कस कर लिया. जन, राजन, की असेंबलीज लाइक सभा एंड समिति एंड अनदर वन इज विधाता. इन सब का हमने मतलब काफी डिटेल में समझ लिया. अब हम इनके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इनका सामाजिक ढांचा कैसा था. सॉरी. तो सोशल स्ट्रक्चर, तो सिंपल से मैं आपको एक बात बताऊं कि वर्ण सिस्टम जो एंशिएंट इंडिया में वैदिक पीरियड से शुरू हुआ था, एक सोशल फ्रेमवर्क था
जो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करता था। इसमें 4 मेन वर्ण थे, ये हर किसी को पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। तो ये सिस्टम ऋग्वेद जैसे टेक्स्ट में मेंशन हुआ है, स्पेशली पुरुष सूक्त में, जो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, 10th मंडल। तो ये जो सिस्टम है स्पेशली जो पुरुष सूक्त में बताया गया है, सोसाइटी को एक कॉस्मिक बीइंग के बॉडी पार्ट से कंपेयर किया गया है। जैसे कि अगर कोई बॉडी है, क्लियर, अगर कोई पर्सन है, कॉस्मिक बीइंग है, तो उस कॉस्मिक बीइंग का बॉडी पार्ट होगा, माउथ होगा, आर्म्स होंगे, थाइज होंगे, फीट होंगे। तो यहाँ पे उस कॉस्मिक बीइंग के बॉडी पार्ट से इनको कंपेयर किया गया है, जो सोसाइटल स्ट्रक्चर था। जो ब्राह्मण थे उनको कॉस्मिक बीइंग का माउथ कहा गया, जो क्षत्रिय थे उनको कॉस्मिक बीइंग का आर्म कहा गया, आर्म्स यानी कि भुजा। फिर जो वैश्य थे इनको थाई कहा गया, और जो शूद्रास थे इनको फीट से कंपेयर किया गया। क्लियर। अब जो बात इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अर्ली वैदिक पीरियड में ये वर्ण सिस्टम बर्थ बेस्ड नहीं था, यानी कि कोई भी अपने जन्म से ऑटोमेटिकली एक वर्ण में फिक्स्ड नहीं होता था कि हाँ, अगर आपका ब्राह्मण में जन्म हुआ है तो आप ब्राह्मण ही है, अगर आपका शूद्र में जन्म हुआ है तो आप शूद्र ही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थी। इसका मतलब ये था कि आप अपने स्किल्स, टैलेंट या ऑक्यूपेशन के बेसिस पे अपना वर्ण चेंज कर सकते थे। ये बात आज के रिजिड कास्ट सिस्टम से बिल्कुल ही अलग है, जो बाद में जाकर डेवलप हुई थी, स्पेशली ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक टाइम्स। क्लियर। अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आप वर्ण को चेंज कर सकते हैं, ये कैसे काम करती थी? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी काम करती थी आपको तीन पैटर्न पे। पहला था स्किल बेस्ड वर्ण स्विचिंग, यानी कि स्किल बेस्ड वर्ण स्विचिंग। अब इसका मतलब क्या है? SBVS, स्किल बेस्ड वर्ण स्विचिंग। सपोज कि कोई पर्सन एक शूद्र फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन उसने बहुत हार्ड वर्क किया, उसने बहुत स्टडी किया, उसने वैदिक टेक्स्ट सीखे और स्पिरिचुअल नॉलेज में वो मास्टर बन गया, तो अब वो ब्राह्मण बन सकता था। ऐसा ही अगर कोई स्कॉलरली फैमिली का मेंबर था, बट उसने फाइटिंग स्किल्स को डेवलप कर लिया और वो वॉरियर बन गया, तो अब वो क्षत्रिय वर्ण को एडॉप्ट कर सकता था। फेमस एग्जांपल आपको मिलेगा विश्वामित्रा का, सेज विश्वामित्रा। वो एक क्षत्रिय किंग थे, लेकिन उन्होंने अपने इंटेंस तपस्या से और लर्निंग से काफी सारी चीजें अचीव की और अल्टीमेटली उन्होंने ब्राह्मण को अचीव किया। तो ये दिखाता है कि वर्ण सिस्टम में मोबिलिटी जो थी वो उस समय पॉसिबल थी। तो पहला हो गया आपको स्किल बेस्ड वर्ण स्विचिंग, स्किल बेस्ड वर्ण स्विचिंग। फिर दूसरा आपको आता है ऑक्यूपेशन बेस्ड रोल्स। ये मैं फ्लेक्सिबिलिटी को डिस्कस कर रहा हूं। तो ऑक्यूपेशन बेस्ड रोल क्या है? वर्ण सिस्टम का फोकस इंडिविजुअल के एक्शंस और उनके क्वालिटी पे था। क्लियर। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई वैश्य फैमिली का पर्सन ट्रेड छोड़ के फार्मिंग या क्राफ्टमैनशिप में चला गया, तो उसका वर्ण भी शिफ्ट हो सकता था बेस्ड अपॉन हिज वर्क। ये सिस्टम इंडिविजुअल टैलेंट को प्रायोरिटाइज करता था, ना कि बर्थ को। फिर आपको तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी का सिस्टम मिलेगा, नो स्ट्रिक्ट हेरिडेटरी रूल्स। अर्ली टेक्स्ट जैसे कि ऋग्वेदा में ऐसे कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं थे कि वर्ण फादर से सन तक जाए। बाद के टेक्स्ट जैसे मनुस्मृति, जो पोस्ट वैदिक पीरियड के टाइम का है, इसमें वर्ण को बर्थ बेस्ड बनाया गया और इसमें रिजिडिटी को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन स्टार्टिंग में ये जो वर्ण सिस्टम था ये फ्लूइड था, अलाइंग सोशल मोबिलिटी बेस्ड अपॉन द मेरिट, यानी वो मेरिट पे डिपेंडेंट था, वो जन्म के आधारित पे वर्ण व्यवस्था नहीं थी। क्लियर। तो अब अगर हम लोग और डिस्कस करते हैं इसके बारे में, तो सिंपल सा मतलब, अब देखो, जो 4 वर्णास थे वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का मतलब होता था प्रीस्ट एंड स्कॉलर, क्षत्रिय का मतलब होता था वॉरियर एंड रूलर्स, वैश्य का मतलब होता था फार्मर्स एंड मर्चेंट्स, शूद्रास का मतलब होता था लेबर्स एंड सर्वेंट्स।
और इन सब का डिटेल डिस्कशन किसमें है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में। फिर इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, इट वॉज टोटली फ्लेक्सिबल एंड फ्लूइड, इट वॉज नॉट बर्थ बेस्ड, यानी जन्म के आधार पर ये नहीं था, ये बेस्ड था गुण के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, कर्मा के बेसिस पे, एप्टीट्यूड के बेसिस पे। फिर सोशल मोबिलिटी थी इसमें, यानी कि आप एक कास्ट से दूसरे कास्ट में, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में मूव कर सकते हो, जैसे क्षत्रिय से ब्राह्मण बन सकते हो, ब्राह्मण से वैश्य बन सकते हो, वैश्य से शूद्र, शूद्र से ब्राह्मण। तो ये टोटल मोबिलिटी अवेलेबल थी यहाँ पे। क्लियर। अब वैदिक पीरियड में वुमेन की जो पोजीशन थी वो कैसी थी, स्टेटस ऑफ वुमेन। तो इनको एजुकेशन का राइट था, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का राइट था, सोशल एंड प्रॉपर्टी राइट भी इनके पास था। तो जो एजुकेशन वाला सिस्टम था, तो वुमेन एक्सेस कर सकती थी उसमें वैदिक एजुकेशन को। जैसे कि आपको गार्गी और मैत्री, ये फेमस फीमेल स्कॉलर्स थी जो फिलोसफिकल डिबेट्स में पार्ट लेती थी। इनके नाम पे आपको अभी गार्गी कॉलेज और मैत्री कॉलेज भी देखने को मिलेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। क्लियर। तो ये जो फेमस स्कॉलर्स थी वो फिलोसफिकल डिबेट्स में हिस्सा लेती थी। फिर ये लोग असेंबलीज में भी पार्टिसिपेशन करती थी, जैसे कि जो सभा एवं समिति थी ये लोग उसमें भी पार्टिसिपेशन करती थी। फिर मैंने आपको बताया था कि विधाता में भी ये लोग पार्टिसिपेट करती थी, यानी कि वुमेन कुड अटेंड एंड कंट्रीब्यूट इन सभा एंड समिति, जो पॉलिटिकल और सोशल डिस्कशन के लिए बना होता था। फिर इनके प्रॉपर्टी राइट्स कैसे थे, जो वुमेन थी उनके प्रॉपर्टी राइट्स का क्या सीन था यहाँ पे। तो वुमेन को कुछ राइट्स मिले हुए थे, जैसे प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड रिलीजियस रिचुअल्स में भी वो पार्टिसिपेट कर सकती थी। लेकिन ये बात भी आपको समझना जरूरी है कि ये जो प्रिविलेजेस थे ये मोस्टली अपर वर्णास लाइक ब्राह्मण एंड क्षत्रियास, उन वुमेन तक ही लिमिटेड थे। शूद्रा वुमेन या लोअर इकोनॉमिक ग्रुप्स की वुमेन के लिए ये अपॉर्चुनिटीज होती तो थी, लेकिन वो कम होती थी। तो आज के टाइम में वर्ण सिस्टम की ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, एक आइडियल एग्जांपल है कि कैसे टैलेंट और हार्ड वर्क को प्रायोरिटाइज किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लेटर कास्ट सिस्टम है उसने इस फ्लूइडिटी को रिप्लेस कर दिया, लीडिंग टू सोशल स्टैग्नेशन इन मेनी वेज। ये अंडरस्टैंडिंग हमें रिमाइंड करता है कि सोशल सिस्टम को इंक्लूसिव और मेरिट बेस्ड रखना कितना ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर। तो हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उनका डिस्कस कर लिया, फिर उनका सोशल स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, फिर उसमें जो वुमेन का स्टेटस था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो वही मैंने आपको ये माइंड में प्रोवाइड किया है कि स्टेटस ऑफ वुमेन इन अर्ली वैदिक पीरियड, उनके राइट्स और प्रिविलेजेस कैसे थे। तो मोस्टली फॉर अपर वर्णास, जो लोअर वर्णास थे, सो कॉल्ड लोअर वर्णास थे, उनके लिमिटेशन, उनके ऊपर लिमिटेशन भी थे। जो प्रिविलेजेस थे, विशेषाधिकार थे, वो हर किसी के लिए नहीं थे। जो लोअर वर्णास की वुमेन थी उनको लिमिटेड राइट्स मिले हुए थे। फिर जो जिनके राइट्स मिले हुए थे वो एजुकेशन, पॉलिटिक्स, प्रॉपर्टी ओनरशिप, रिलीजन, हर चीज में उनके पास राइट वगैरह अवेलेबल थे। फेमस एग्जांपल आपको मिल जाएगा गार्गी, मैत्री, ये फिलोसफर थी, स्कॉलर्स थी जो डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट भी करती थी। अब इनका इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल कैसा था, जो अर्ली वैदिक पीरियड के लोग थे इनका इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल आखिरकार कैसा था। तो जो अर्ली आर्यंस थे, सिंपल सा एक बात समझ जाना कि अर्ली आर्यंस यानी कि अर्ली वैदिक इकोनॉमी जब भी आपको देखने को मिलेगा तो बस दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, दैट इज पैस्टोरल इकोनॉमी। क्लियर। तो जो अर्ली वैदिक इकोनॉमी थी वो कैसी थी, तो पैस्टोरल इकोनॉमी थी। इसका बेस जो था वो पैस्टोरल था। क्लियर। तो अर्ली आर्यंस जो वैदिक पीरियड, यानी कि टोटल वैदिक पीरियड कितना है 1500 टू 600 बीसी, लेकिन जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो कितना है 1500 टू 1000 बीसी। तो जो अर्ली आर्यंस थे वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सेटल हुए, सप्त सिंधु रीजन जो मैंने आपको बताया। उनकी इकोनॉमी जो थी वो प्राइमरली पेस्टोरल थी। इसका मतलब ये है कि उनका जो मेन फोकस था वो कैटल रेयरिंग था। कैटल रेयरिंग का मतलब होता है पशुपालन। कैटल स्पेशली काऊ, काऊ यानी कि गौ, उनके लिए सबसे बड़ी एसेट थी। काऊ को सिर्फ वेल्थ का सिंबल नहीं माना जाता था, बल्कि ये उनकी इकोनॉमी का बैकबोन थी। ऐसा क्यों था? बिकॉज फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज काउज एज करेंसी। काउज एक तरह से करेंसी का काम करती थी।
लोग ट्रेड या बार्टर में काउस का यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई चीज खरीदनी होती थी तो वो पेमेंट के लिए काउस दे सकता था। फिर जो कैटल्स थे उनके मल्टीपल यूज होते थे, मिल्क, घी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एक्सेट्रा। क्लियर? यानी कि काउज से मिल्क, घी और डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते थे जो फूड और रिचुअल्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। जो बलक्स थे उनको फार्मिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता था। इवन काउ डंग का यूज फ्यूल और फर्टिलाइजर के रूप में होता था। फिर एक और देखो यहाँ पे सोशल स्टेटस। जिसके पास ज्यादा कैटल होते थे उसकी सोशल स्टैंडिंग भी हाई होती थी। वैदिक टेक्स्ट में जैसे ऋग वेदा में कैटल रेट्स और कैटल वेल्थ का बहुत ज्यादा जिक्र है, शोइंग हाउ सेंट्रल दे वर। क्लियर? यानी कि जो मेन इकोनॉमी का बेस था वो कैसा था? पशुपालन आधारित था, पशुओं पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, पेस्टोरल बेस्ड इकोनॉमी थी। तो ऐसा तो है नहीं है कि अगर पेस्टोरल बेस्ड इकोनॉमी है तो एग्रीकल्चर का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर वाज सेकेंडरी बट इट वाज इन ग्रोइंग, इट वाज इन द नेचर ऑफ ग्रोइंग। यानी कि पेस्टोरलिज्म प्राइमरी था लेकिन एग्रीकल्चर भी स्लोली स्लोली डेवलप हो रहा था। अर्ली आर्यंस ने फार्मिंग स्टार्ट किया, दो ये उनकी इकोनॉमी का सेकेंडरी एस्पेक्ट था। जो सबसे कॉमन क्रॉप था उस समय वो था जौ, यानी कि बार्ले। क्लियर? तो जो बार्ले है यानी कि जौ है ये उनका स्टेपल क्रॉप था, क्योंकि बार्ले जो है वो हार्श कंडीशन में भी ग्रो कर सकता था। वैदिक टेक्स्ट में बार्ले का जिक्र होता है, जैसे यजना। यजना का मतलब होता है सैक्रिफिशियल रिचुअल्स। इसमें भी इसका यूज होता था, यानी कि जौ का जो यूज था वो रिचुअल्स में यूज होता था उसका। दूसरे क्रॉप भी थे जैसे वीट हो गया या राइस हो गया, लेकिन इनका जो मेंशन है वो बहुत कम में होता है अर्ली टेक्स्ट में। इससे ये हमें पता चलता है कि बार्ले जो था वो मेन फोकस था। इनका फार्मिंग टेक्निक कैसा था? जो अर्ली आर्यंस थे इनके पास बेसिक फार्मिंग टेक्निक्स थी। वो बलक ड्रॉन प्लोस यूज करते थे जो कैटल से ही पावर्ड होती थी। फिर इरिगेशन के लिए ये रिवर डिपेंडेंट थे, यानी कि रिवर्स और नेचुरल वाटर सोर्सेज पे ये डिपेंडेंट थे। अब लैंड ओनरशिप कैसी थी उस समय? तो अभी फुल फ्लेज्ड प्राइवेट लैंड ओनरशिप अवेलेबल नहीं थी। लैंड को कम्युनिटी या ट्राइब कलेक्टिवली यूज करती थी, लेकिन ग्रेजुअली इंडिविजुअल फार्मिंग भी धीरे शुरू हो गई। क्लियर? फिर अब देखो, यानी कि पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था, पेस्टोरल बेस्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर वाज आल्सो देयर, इट वाज नॉट प्राइमरी बट इट वाज सेकेंडरी, बट स्लोली इट वाज ग्रोइंग। फिर दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी यहाँ पे होती थी, जैसे आपको ट्रेड एंड बार्टर मिल जाएगा, क्राफ्टमैनशिप मिल जाएगा, मेटल कोइंस आपको मिल जाएंगे, फिर लोकल ट्रेड नेटवर्क कम्युनिटी एक्सचेंज भी आपको देखने को मिलेंगे अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। यानी कि जो ट्रेड एंड बार्टर सिस्टम था, तो प्रॉपर करेंसी सिस्टम तो यहाँ पे नहीं था, लेकिन बार्टर सिस्टम चलता था। काउज, ग्रेन्स और क्राफ्टेड गुड्स लाइक पॉटरी या मेटल टूल्स, इनका एक्सचेंज होता था। लेटर वैदिक पीरियड में मेटल कॉइंस का यूज शुरू हो जाता है। फिर जो क्राफ्टमैनशिप है, तो कुछ आर्यंस ने क्राफ्ट जैसे कि वीविंग, पॉटरी और मेटल वर्क स्टार्ट किया। ये गुड्स जो थे वो लोकल ट्रेड के लिए यूज होते थे। तो ओवरऑल ये है सिस्टम कि अर्ली आर्यंस की इकोनॉमी हमें दिखाती है कि कैसे एक सोसाइटी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सस्टेनेबल सिस्टम बनाती है। पेस्टोरलिज्म और एग्रीकल्चर का बैलेंस उनके सर्वाइवल का की था। आज के टाइम में भी रूरल इंडिया में कैटल बेस्ड इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस है। दो मॉडर्न टेक और जो मार्केट्स हैं, इन्होंने डायनेमिक्स को पूरी तरह से चेंज कर दिया। तो हमने अभी तक डिस्कशन किया सोसाइटी के बारे में, इनके पॉलिटी के बारे में, इनके इकोनॉमी के बारे में। अब एक और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बचता है वो है इनका रिलीजन। सॉरी। तो अर्ली वैदिक आर्यंस का रिलीजन का क्या कॉन्सेप्ट था, इस पे अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखो, तो यहाँ की सेंटर मैंने आपको प्रोवाइड किया अर्ली वैदिक रीजन। तो इस समय चीफ डीटीज कौन थे, मुख्य देवता कौन थे,
फिर जो अर्ली वैदिक रिलीजन था इसका कोर कैरेक्टरिस्टिक क्या था, प्राइमरी प्रैक्टिसेस क्या थे इस समय, क्लियर। तो इन सब चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे चीफ डिटीज में आपको इंद्र मिल जाएंगे, वरुण मिल जाएंगे, अग्नि मिल जाएंगे, ठीक है। कोर कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे तो रिवर बैंक्स पे होते थे, नेचर के पास होते थे, टेम्पल्स वगैरह आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे, नेचर सेंटर्ड आपको मिलेगा सब कुछ, ठीक है। फिर यजनास पे बहुत ज्यादा फोकस था, यानी यज्ञ वगैरह जो होते थे वो उस पे बहुत ज्यादा फोकस था। यज्ञ का पर्पस क्या था, मटेरियल ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल कनेक्शन, कम्युनिटी यूनिटी, क्लियर। तो इस पे अब हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड है इसमें जो रिलीजन था वो काफी सिंपल और नेचर सेंटर्ड था। लोग नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे क्योंकि उनका जीवन नेचर पर ही डिपेंड करता था। उनके चीफ डिटीज में आपको इंद्र, वरुण, अग्नि ये सब आपको मिल जाएंगे। इंद्र को वार और थंडर का गॉड माना जाता था, यानी कि जो इंद्र देवता थे इनको वार और थंडर का गॉड माना जाता था, और वो एक पावरफुल वॉरियर डिटी थे जो रेन और स्टॉर्म से कनेक्टेड थे। फिर आपको मिलेंगे अग्नि, अग्नि यानी कि गॉड ऑफ फायर। ये यजनास के सेंट्रल फिगर थे क्योंकि फायर के थ्रू ही ऑफरिंग जो थी वो देवताओं तक पहुंचती थी, ऐसा उन लोगों का मानना था। वरुण जो थे वो वाटर और कॉस्मिक ऑर्डर के गॉड थे जो स्काई और मोरालिटी के भी सिंबल थे। इनके अलावा आपको सन गॉड, विंड गॉड और अर्थ गॉड भी आपको देखने को मिल जाएंगे, इनका भी उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। जो यजनास होते थे ये अर्ली वैदिक रिलीजन के कोर थे। ये सैक्रिफाइसेस बहुत ही सिंपल होते थे, अनलाइक लेटर पीरियड्स जहां यजनास बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। 1000 बीसी के बाद जब आपको ऋग्वेद के बाद आपको अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तब जो यजनास होंगे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड के यजनास में लोग फायर में ऑफरिंग्स देते थे, जैसे घी, ग्रेन्स या कभी कभी एनिमल्स का भी यूज होता था। चैंटिंग ऑफ मंत्रास, जो ऋग्वेद से जो मंत्रास होते थे, देखो ऋग्वेद में मैंने बताया कि 1028 हाइम्स थे यानी कि सुक्तास थे। तो जो मंत्रास का चैंटिंग होता था वो ऋग्वेद से लिया जाता था और ये इन रिचुअल्स का मेन पार्ट था। ये मंत्रास देवताओं को इन्वोक करने के लिए होते थे। प्रेयर्स और हाइम के थ्रू लोग अपने देवताओं और अपने डिवोशन को और ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करते थे और देवताओं से प्रोटेक्शन, प्रोस्पेरिटी या गुड हार्वेस्ट के लिए ब्लेसिंग मांगते थे। यजनास का पर्पस सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं था बल्कि कम्युनिटी को एक साथ लाने का भी एक तरीका था। फिर आपको अर्ली वैदिक पीरियड में कोई इलेबोरेट टेम्पल्स या आइडल्स नहीं थे। जो पूजा होती थी वो ओपन स्पेसेस में होती थी, यूजुअली रिवर के किनारे या नेचुरल सेटिंग्स में ये होती थी। रिचुअल्स को ब्राह्मण या प्रीस्ट परफॉर्म करते थे, ठीक है। रिचुअल्स को ब्राह्मण या प्रीस्ट परफॉर्म करते थे जनरली, लेकिन घर के हेड भी छोटे छोटे जो यजनास होते थे उसको परफॉर्म कर सकते थे। इस टाइम का रिलीजन बहुत फ्लेक्सिबल और ऑर्गेनिक था और इसमें नेचर और ह्यूमन लाइफ का कनेक्शन को डीपली वैल्यू किया जाता था, क्लियर। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पे इंद्र आपको अभी भी वर्तमान टाइम में इनका नाम सुनने को मिलता है। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड था इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि इंद्र, अग्नि, वरुण ये सब टॉप डिटीज में थे, लेकिन और भी कई सारे देवता थे जो नेचुरल फोर्सेस से कनेक्टेड थे। तो इंद्र जो थे ये वार एंड थंडर, किंग ऑफ गॉड्स, गिवर ऑफ रेन, स्लेयर ऑफ वृत्रा। अब देखो यानी कि ये वार और थंडर के गॉड थे और ऋग्वेद में इनके लिए सबसे ज्यादा हाइम्स लिखे गए हैं। इंद्र को एक हीरो फिगर माना जाता था जो असुरों से लड़ते थे, जैसे वृत्र जो एक ड्रैगन था और पानी को ये रोकता था, ऐसा उन लोगों का मानना था। इंद्र ने उसको मारा और बरसात कराई, इसलिए फार्मर्स के लिए वो सुपर इंपॉर्टेंट थे। लोग उनकी पूजा करते थे फॉर स्ट्रेंथ, विक्ट्री एंड रेन। फिर अगर अग्नि देवता के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो फायर के गॉड और यजनास के हर्ट। अग्नि के बिना कोई भी सेक्रीफाइस कंप्लीट नहीं होता था क्योंकि वो ऑफरिंग्स को देवताओं तक लेके जाता था।
अग्नि को मीडिएटर माना जाता था ह्यूमंस और गॉड के बीच में। हर घर में फायर अल्टर होता था जहां डेली अग्नि की पूजा होती थी। फिर वरुण देवता के बारे में बात करें तो ये स्काई और कॉस्मिक ऑर्डर के गॉड थे। वरुण को मोरल और एथिकल कंडक्ट का भी सिंबल माना जाता था। वो पानी के देवता थे और रिवर्स, ओशियन और कॉस्मिक लॉ से मेनली जुड़े हुए थे। लोग वरुण से फॉरगिवनेस और प्रोटेक्शन मांगते थे। क्लियर? फिर ये डिटेल में डायग्राम आपको है कि जो यजनास होते थे अर्ली वैदिक लाइफ में, वो उसका क्या मतलब होता है, जैसे कि इसका सेंट्रल रोल क्या था। तो इट वाज मोर देन अ रिलीजियस सेरेमनी, अ मेजर सोशल एंड कल्चरल इवेंट। जैसे मैंने बताया कि कम्युनिटी को जोड़ने के लिए होता था। इसका केवल पर्पस रिलीजियस पर्पस नहीं था, यानी इसके दूसरे पर्पस भी थे, जैसे कि रीता, गॉड्स, विक्ट्री इन वॉर, भगवान से देवताओं से आशीर्वाद लेने के लिए, अच्छी फसल के लिए, हेल्थ के लिए। फिर जो यजनास होते थे उसके टाइप कितने थे, तो लार्ज एंड रॉयल। फिर होम लेवल पे भी, यानी कि घरेलू लेवल पे भी यजनास वगैरह होते थे। फिर इसका प्रोसेस क्या था, फिजिकल सेटअप क्या था, किस किस चीजों का यूज होता था, जैसे यजना कुंड, किन किन चीजों को उसमें डाला जाता था, जैसे बार्ले हो गया। फिर आपको कभी कभी एनिमल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो यजनास का जो रोल है और जो प्रोसेस है वो भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो यजनास थे वो अर्ली वैदिक लाइफ के सेंट्रल पार्ट थे। ये सिर्फ रिलीजियस सेरेमोनीज नहीं थे, बल्कि सोशल और कल्चरल इवेंट्स भी थे। यजनास जो थे वो छोटे लेवल पे, जैसे कि घर में किए जाने वाले, जैसे डेली जो अग्निहोत्र होता है वो। फिर छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल पर, जैसे राजसूय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ, यहां तक इस बड़े लेवल तक होते थे। जो सिंपल यजनास होते थे उसमें फायर अल्टर होते थे। फायर अल्टर का मतलब होता है एक छोटा सा फायर पिट बनाया जाता था, जहां पे आपको वुड से और घी से आग जलाई जाती थी। फिर आपको मंत्रास भी मिलेंगे। तो ऋग्वेद के हाइम्स चैंट किए जाते थे जो स्पेसिफिक देवताओं के लिए होते थे। ये मंत्रास जो थे वो बहुत प्रिसाइज होते थे और गलत बोलना, यानी कि गलत प्रोनाउंसिएशन करना अलाउड नहीं था, क्योंकि जो साउंड का पावर था वो सेक्रेड माना जाता था। फिर अगर ऑफरिंग्स की हम लोग बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको घी वगैरह, मिल्क वगैरह, ग्रेन्स वगैरह या कभी कभी एनिमल्स जैसे गोट्स, ये सब ऑफर किए जाते थे। एनिमल्स का सेक्रीफाइस जो था वो बाद में ज्यादा कॉमन हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में प्लांट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स ही ज्यादा यूज होते थे। तो यजनास का जो पर्पस था वो देवताओं को खुश करना, ब्लेसिंग मांगना, जैसे गुड क्रॉप्स, हेल्थ या विक्ट्री इन वॉर, और कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करना था। लोग मानते थे कि यजनास से यूनिवर्स का बैलेंस जो है वो बना रहता है। तो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली, जैसे कि हमने सबसे पहले देखा कि अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम लाइन कितना है, तो इट वाज 1500 बीसी टू 1000 बीसी। फिर उसके बाद हमने एक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, फिर काऊ के इंपॉर्टेंस में हमने चर्चा की, फिर हमने पॉलिटिकल लाइफ देखा, सोशल लाइफ देखा, इकोनॉमिक लाइफ देखा, और फिर फाइनली हमने रिलीजियस लाइफ देखा। अब ये सारी चीजें जो है पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप यहाँ से इसका रीडिंग करके अपना रिवीजन कर सकते हो, जैसे द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, सप्त सिंधु, सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी है। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। फिर उसके बाद मैं एक कंपैरेटिव चार्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। फिर इससे रिलेटेड जो यूपीएससी प्री और मेंस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं उस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।